Hello everyone, welcome back to Let's Do Chemistry channel, and today I'm here with another news for you, which is about National Curriculum Framework for फाउंडेशनल स्टेज 2022। इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं और अगर आप लोग सीटीटी, यूटीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, एस टेट, पी टेट, कहीं के भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू हैव टू नो अबाउट द एनसीएफ। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एनपीई आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एक 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई थी, उसके बाद आपका एनसीएफ 2005 आया, जो कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। एनसीएफ 2005 जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें किस तरीके से बताया गया था कि एक टीचर शुड बी अ फैसिलिटेटर नॉट अ डिक्टेटर। एक टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होना चाहिए, डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुविधादाता होना चाहिए बच्चों के लिए। और दूसरा पॉइंट उसमें था, ये जो पूरी अप्रोच होती है वो कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रमोट करती है। ठीक है, और उसमें एक पॉइंट था कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाइए, ये क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ आप उनको उनके एनवायरनमेंट से कनेक्ट करिए। चौथा था लर्निंग विदाउट बर्डन। ऐसा नहीं कि आप बस्ते भर दे रहे हैं बच्चों की, बहुत सारी बुक्स दे रहे हैं, इससे रिलेटेड था। ठीक है, फिर था आप कॉर्पोरल पनिशमेंट का इसके साथ साथ आरटीई के अंदर भी है, ये भी अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे पॉइंट्स आए थे, तो भी हम बात कर रहे हैं ये नया जो आपका सुधार हो गया है। अब आप समझ सकते हैं सुधार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। सुधार करने की ज़रूरत ऑब्वियसली इसीलिए पड़ी होगी क्योंकि हमारे एनसीएफ में कहें या हमारे शिक्षा प्रणाली में कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप जो आ रहा है। धीरे धीरे जनरेशन चेंज हो रही है, और अगर जनरेशन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, देयर आर सो मेनी नेटवर्किंग साइट्स, देयर आर सो मेनी नेटवर्क्स आउट ऑफ देयर। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो समाज है वो और ज़्यादा क्या होता जा रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रमोट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रचनावादी होता जा रहा है। तो इस पे बेस भी हम समझ सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसलिए बदला गया और हमारा आया 2022 में जो 350 पेजेस का है, नई रिसेंट न्यूज़ है ये। ठीक है, कल ही ये आया हुआ है। ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022। देखिए, जैसे लग रहा है, देख के लग रहा है कि कुछ अब थोड़ा और सुधार एजुकेशन में देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। तो देखिए, इट इज़ विद अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन दैट आई सबमिट दिस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज एनसीएफ। ठीक है, ये अभी जो हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो सबमिट हुआ है उसके लिए वो थैंकफुल हो रहे हैं। और किसके कौन थैंकफुल हो रहा है या किस चीज़ के प्रति हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, तो ये याद रखिए, श्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे क्या हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, अभी शिक्षा मंत्री हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनसे कहा जा रहा है कि बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, उसने नई फाउंडेशन स्टेज रख दी है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक चीज़ याद रखिएगा, अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा एनसीएफ के बाद एनईपी 2020 भी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। लास्ट बार, पिछले बार जिस भी बच्चे ने सीटेट दिया होगा उस हर बच्चे को पता होगा, चाहे सीटेट 1 दिया हो चाहे सीटेट 2 दिया हो, भर भर के क्वेश्चन वहाँ आए थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। जबकि एक चीज़ याद रखिएगा, सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं था ये कि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी जाएगी। सिलेबस में क्या मेंशन था, एनसीएफ 2005 मेंशन था। ठीक है, अब वो कोविड की वजह से, फिर पोस्ट पेंडेमिक वट एवर दैट वाज गोइंग ऑन, उस टाइम पे सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो अब आप याद रखेंगे कि अभी जो ये आ गया है, अब इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि सीटेट के लिए तो मस्ट नीडेड टॉपिक है कि अगर एनईपी उन्होंने नई लॉन्च कर दी है, यानी कि एनईपी ही हुई एक तरीके की जो एनसीएफ नया लॉन्च किया 2022 का, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये हमारी 21st सेंचुरी की जो सोसाइटी है उसके लिए क्या किया गया है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। पहले ये तो आपका 2020 जो आया था आपका, वो इसी के लिए आया था। और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, रियलाइज़ करवाना कि हाई क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे के लिए ज़रूरी है ना, और कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए और इक्विटेबल होनी चाहिए। इक्विटेबल का मतलब तो आप समझ सकते हैं, बराबर होनी चाहिए, मतलब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और ये जो एजुकेशन थी ये फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क था। देखिए, करिकुलम का मतलब जितने बच्चे बीएड कर रहे हैं आप लोगों को अब पता चल ही गया होगा। सिलेबस और करिकुलम दो अलग अलग टर्म होता है। करिकुलम का मतलब होता है जिसमें सिलेबस के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल हो जाती है बच्चों की। ठीक है, तो
जो बच्चे होते हैं 3 से 8 साल के इंडिया में, उनके लिए उन्होंने दिया था कि 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर जो एनईपी लेके आई थी। तो आप समझ ही सकते हैं, करिकुलर तो आप समझते ही हैं, जो सारी चीज़ें स्कूल में होती हैं, और पेडागोजिकल क्या, कि मतलब आप उसके साथ साथ बच्चों को पॉजिटिविटी की ओर, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, हर तरीके की चीज़ की ओर आप उनको ग्रैब करेंगे, ले जाएंगे, ठीक है। तो इसी पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये एनसीएफ किस बारे में कह रहा है। तो आपने देखा होगा जो एनईपी 2020 थी वो मल्टीपल टाइप के डिसिप्लिन्स के बारे में बात करती थी, है ना। और क्या करती थी, एक चीज़ तो उसने ये भी यूज़ किया था, इट यूजेस प्ले एट द कोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल, ऑपरेशनल एंड ट्रांसैक्शनल अप्रोचेस टू करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या कहा था, मतलब देखिए खेल खेल में अगर आप बच्चे को सिखाएंगे तो वो ज़्यादा ग्रैस्प कर पाएगा, है ना, इस तरीके से, ताकि बच्चे को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे कि उसका गोल किस तरीके से होगा, है ना। इस चीज़ के बारे में हमने बात की थी। अब देखिए एक चीज़ और है इसमें कि ये जो प्रोसेस थी पूरी, ये इससे बच्चों को बेनिफिट क्या हो रहा था कि 10 लाख इंटरेस्टेड सिटीजन इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड ओवर 1.3 लाख टीचर्स एंड एजुकेशनिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री और 1550 डिस्ट्रिक्ट्स लेवल कॉन्सुलेशंस फ्रॉम 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 35 ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि इसका एक्सपीरियंस खाली ये बच्चों को ही बेनिफिट नहीं दे रहा था, 10 लाख जो हमारे सिटीजन्स थे, नागरिक थे, उनको भी 1550 डिस्ट्रिक्ट लेवल जो थे, 32 स्टेट्स हमारे जो थे, और यूनियन टेरिटरीज सब मिक्स, और 35 ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि आप समझ सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। तो इन सभी में क्या था, दीज constellations are in addition to over 500 papers on 25 specifically relevant themes। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, 500 पेपर लगभग पब्लिश हुए थे, जिसमें कि 25 अलग अलग क्या थी, थीम्स थी। थीम समझ सकते हैं आप बच्चों के लिए, है ना, अलग अलग थीम रखनी बड़ी ज़रूरी थी। और ये थीम किसने बनाए, मतलब देखिए स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों के 4000 एक्सपर्ट्स ने बनाई थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट थीम है। वही जो ये तो मैं आपको बता रही हूँ 2020 का, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसके भी अभी आए, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं कि अगर उसमें भी चेंज कर दिया गया, उसकी स्ट्रेटेजी में भी चेंज कर दिया गया, तो कुछ ना कुछ नया क्या करके लेके आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए द करिकुलम विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल ओवर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। देखिए इसका अपना कुल मिला के इसका मतलब ये था, अगर आप लोग बीएड करें तो एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी, एक होती है इंटीग्रेटेड और एक होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंटीग्रेटेड का मतलब भी, इंटीग्रेशन का मतलब जैसे आपको पता ही है, जोड़ना होता है इंटीग्रेशन का मतलब, है ना, मतलब सभी तरीके के बच्चों को लेना। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है सभी को एक समान तौर पे भी लेना है आपको, है ना, इक्विटी और इक्वालिटी पे भी ध्यान देना है, ठीक है। ये इक्विटी और इक्वालिटी क्या होती है इसके बारे में भी आप लोग बीएड में पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुतों ने, डीएलएड वगैरह हर चीज़ में आप लोग ये पढ़ेंगे। इक्विटी का मतलब ये होता है, इक्वालिटी का मतलब ये होता है सबको बराबर मानना, है ना। इक्विटी का मतलब होता है समता के आधार पर, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा ये कि गर्ल्स को 30% रिजर्वेशन मिलता है, ये क्या है, वो इक्विटी दे रहे हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि गर्ल्स और बॉयज़ आपस में बराबर हैं, लेकिन इक्विटी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं पहले उनके साथ वुमेंस के साथ अच्छा नहीं हुआ तो बहुत पिछड़ी रह गई थी, इसलिए उनको थोड़ा सा और ऊपर देना, ठीक है। ये इस चीज़ के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो भी चल रहा है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम इसमें किया गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आई हों। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये एक्रोनिम्स इसमें क्या क्या है। ये तो एक्रोनिम्स हैं, ठीक है। एक्रोनिम्स का मतलब आप समझते होंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है या एब्रीविएशन, इसके आगे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ से रिलेटेड इसमें कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि इसमें यूज़ किए गए हैं, वो वर्ड्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं। अब इसका कंटेंट देख लेते हैं, कंटेंट के बारे में थोड़ी बहुत समझ लेते हैं अबाउट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। पहले इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है 1.1 में, 1.2 में इसमें डेवलपमेंट के बारे में दिया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो होती है, मतलब शुरुआत में जब बच्चे की जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें किस तरीके से केयर की जानी चाहिए बच्चों की, इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में बात की गई है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ी होंगी, आप लोगों ने जीन पियाजे पढ़े होंगे, ब्रूनर पढ़े होंगे, थॉर्नडाइक आप लोगों ने पढ़े होंगे, पैवलव आपने पढ़े होंगे, स्किनर आपने पढ़े होंगे, है ना, हल आपने पढ़े होंगे। देयर आर सो मेनी साइकोलॉजिस्ट ओवर देयर और फिलोसोफर्स ओवर देयर जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो वो सारी साइकोलॉजीज क्यों बनाई गई, ताकि बच्चे के बारे में पता किया जा सके, बच्चे का एनालिसिस किया जा सके। अगर बच्चे का सही से एनालिसिस किया जाएगा तभी तो उसे रेमेडी भी दी जाएगी, है ना। अगर चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, तब उसे रेमेडी दी जाएगी, इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई गई।
इसके बाद है सेक्शन 1.3 जिसमें कि विज़न ऑफ NEP 2020 यानी कि विज़न क्या था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, उसके बारे में है। फिर सेक्शन 1.4 है कि बच्चे जो होते हैं वो फाउंडेशनल स्टेज में कैसे सीखते हैं। फाउंडेशनल का मतलब आप समझते हो कि जब वो छोटी क्लासेस में होते हैं ना, जब उनकी फाउंडेशन रखी जाती है, जब नींव रखी जाती है, जैसे कहते नहीं अगर छोटे बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग हो तो ऊपर तक काफ़ी कवर अप कर लेता है या उसके लिए अच्छा रहता है। जिस बच्चे को बचपन में ही टेबल्स लर्न हो जाएंगे या उसको ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे जल्दी, तो बड़े बड़े सेंटेंस बनाना भी उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 1.5, इसमें दिया है कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूलिंग एट द फाउंडेशन स्टेज। इसमें दिया है कि जो फाउंडेशनल स्टेज होता है ना, उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट मतलब विषय क्या होना चाहिए उनको, मतलब किस तरीके से उनको प्रमोट करना चाहिए, किस संदर्भ में उन्हें पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से उन्हें ले जाना चाहिए या खिलाना चाहिए, जो भी है फाउंडेशनल स्टेज में, ठीक है। इसके बाद है चैप्टर 2, इसमें दिया है एम्स, करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स। इसमें बच्चे के एम, करिकुलर गोल्स क्या होने चाहिए और कॉम्पिटेंसी की भावना आपस में किस तरीके से होनी चाहिए, वो लर्निंग आउटकम कैसे होगा इन सब चीज़ों से, इसके बारे में पहले में 2.1 में डेफिनेशन दी है, 2.2 में फ्रॉम एम्स टू लर्निंग आउटकम्स मतलब उद्देश्य क्या होने चाहिए, फिर लर्निंग के किस तरीके से उसमें आउटकम आएंगे, परिणाम आएंगे। सेक्शन 2.3 में आपके करिकुलर के गोल्स दिए हैं। करिकुलर गोल्स आप समझ सकते हैं कि अब पाठ्यचर्या जो भी उसकी चल रही है उससे रिलेटेड कुछ गोल भी होने चाहिए ना, कि मतलब अगर आप बच्चे को, अगर आपने 3rd क्लास का बच्चा है तो आप, अगर आपको पता है कि इसको मिनिमम 12 तक तो टेबल आनी चाहिए, तो आपका एक तरीके का गोल है कि हाँ कि इसको 12 तक टेबल आनी चाहिए। आपके करिकुलर गोल एक अकेला 12 तक का टेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटरमिक्स होंगी, ठीक है। इसके बाद है कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसी का मतलब आप समझ सकते हैं आपस में भी बच्चा क्या करने लगता है, एक दूसरे को देख के अच्छा इसके मार्क्स इतना है, मैं और बेटर कर सकता हूँ, इस तरीके की भावनाएं भी, ये भावनाएं जागृत नहीं करवानी है हमें, ये भावनाएं जब वो पढ़ेगा, जब वो करेगा तो खुद ही आ जाएंगी। फिर है इलस्ट्रेटिव लर्निंग आउटकम्स। फिर उसके बाद है इन सबसे लर्निंग आउटकम्स क्या है, ये 2.5 में है। इसके बाद है चैप्टर 3, अप्रोच टू लैंग्वेज एजुकेशन एंड लिटरेसी। अप्रोच क्या होनी चाहिए, एजुकेशन जो शिक्षा दी जा रही है उसकी भाषा किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है, और ये शिक्षा किस तरीके से दी जानी चाहिए। तो पहला 3.1 में है प्रिंसिपल और सेक्शन 3.2 में है एनसीएफ अप्रोच टू लैंग्वेज एजुकेशन एंड लिटरेसी इन फाउंडेशन स्टेज। एनसीएफ ने जो अप्रोच रखी है फाउंडेशन स्टेज आप समझ सकते हैं बेसिक जब बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से। इसके बाद चैप्टर 4 है, इसमें है पेडागोजी, सेक्शन 4.1 प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सेक्शन 2 है 4.2 में है प्लानिंग फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए प्लान कैसा करना पड़ता है, जैसे इसके लिए आपने बहुत सारी टीचिंग की भी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। आपने माइक्रो टीचिंग पढ़ी होगी, मैक्रो टीचिंग पढ़ी होगी, सैमलेटिंग टीचिंग पढ़ी होगी, बहुत सारी ग्रुप टीचिंग, बहुत सारी तरीके की होती है, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी की तो आपको पता ही होंगे, बहुत सारे तरीके के हैं कि मतलब कितना अच्छा लर्निंग आउटकम आपका आ सकता है, उसके लिए प्रिंसिपल जनरेट हो जाते हैं। फिर सेक्शन 4.3 है बिल्डिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड चिल्ड्रन। अब देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा और टीचर के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। सेक्शन 4.4 है लर्निंग थ्रू प्ले, कंजर्वेशन, स्टोरीज, टॉयज, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट। जैसे कि सीटेट 1 आप अगर पेपर देंगे तो आप लोगों को इतना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर आप लोग बच्चे को रटाने से ज़्यादा रटाना नहीं है हमें कभी भी, डेमोन्स्ट्रेट, उतना छोटा बच्चा डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाता है, तो स्टोरी टेलिंग मेथड उसके लिए ठीक है या उसके लिए रोल प्ले मेथड ठीक है। तो इस तरीके से कि एंजॉयमेंट पे बच्चा सीख जाए गेम में, ठीक है। इसके बाद है 4.5 स्ट्रेटजीज फॉर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब देखिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है किसके लिए, लिटरेसी के लिए और न्यूमरेसी के लिए। आप समझ ही सकते हैं अब वो छोटा बच्चा है तो उसको उतनी जल्दी न्यूमेरिकल स्किल्स उसमें इतनी जल्दी जनरेट नहीं होंगी, वैसे ही लिटरेट करना भी उसे किस तरीके से पड़ेगा वो आपको सिखाना पड़ेगा। इसके बाद है 4.6 ये है मैनेजिंग द क्लासरूम। आपको क्लासरूम को मैनेज करना भी आना चाहिए, है ना। जैसे कि आप लोगों को डिसेबिलिटी किसके बारे में पढ़ेंगे, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, है ना। किसी बच्चे को ऑटिज्म होता है, किसी बच्चे को ADHD होता है, किसी को डिसलेक्सिया होता है, किसी को डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, देयर आर सो मेनी डिसेबिलिटीज़ आउट ऑफ देयर। तो आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट ऑफ आप लोगों को ध्यान देना है कि बच्चा, जैसे अगर कोई बच्चा है उसका ध्यान क्लास में बहुत कम है, उछलता कूदता रहता है, तो आप ध्यान देंगे यार मैं इसको किस और काम में लगा सकता हूँ। कोई बच्चा है वो अच्छे से मैथ्स के वर्ड लिख नहीं पा रहा है, मतलब वर्ड क्या कहूँ मैं यहाँ पे 1 2, उसको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर है 4.7 जिसमें 4.6 था मैनेजिंग द क्लासरूम को मैनेज करना। 4.7 है ऑर्गेनाइजिंग द एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट बनाना भी बहुत ज़रूरी है,
बच्चे को एनवायरनमेंट देने वाला कौन होगा? टीचर ही होगा ना। टीचर ही तो है जो फैसिलिटेटर है, जो उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की तरफ ले जाएगा। इसके बाद है चैप्टर 5 चूजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग कंटेंट फॉर टीचिंग। इसमें 5.1 में दिया है डेवलपिंग का सिलेबस बनाना, डेवलप करना। 5.2 है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन, आपको देखना पड़ेगा कंटेंट को सेलेक्ट करना भी आपको सही से आना चाहिए। और 5.3 है वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, किन किन तरीकों से आप वेज क्या क्या हो सकता है, किन किन तरीकों से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने कंटेंट को। जैसे कोई चार्ट बना सकता है, कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपके पास हो सकता है। जैसे सपोज हिस्ट्री का कोई या आपको ज्योग्राफी की कोई चीज़ बतानी है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे मैप दिखा सकते हैं, है ना, इस तरीके से अलग अलग। और आपको अगर पॉलिटी समझानी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ले जा सकते हैं एक चार्ट रिलेटेड या उससे रिलेटेड कोई कंटेंट। फिर इसके बाद है वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, तो मैंने आपको बता दिया। 5.4 है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये मैंने आपको इसी में इंक्लूड हो गया था, बता दिया। 5.5 है बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स। बुक्स एंड टेक्स्ट बुक तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा 1 से 5 तक, इवन 5 से 8 तक भी जो किताबें उन्होंने, 6 से 8 तक भी उन्होंने जो किताबें बनाई है, एलिमेंट्री एजुकेशन की भी जो किताबें हैं, उसमें हर किताब में आप लोगों ने देखा होगा बूजू एंड पहेली करके कुछ है, वो मतलब स्टोरी में हंस के इस तरीके से उन्होंने स्टोरी टेलिंग कराई है ताकि बच्चे कनेक्ट कर सके अपने रियल लाइफ से, सो दैट उनको चीज़ें समझ में आए। तभी ग्रैप होंगी जब उनको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद है तो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6 असेसमेंट फॉर फर्दरिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। असेसमेंट करना भी बहुत जरूरी। देखिए पेपर ही नहीं होंगे, असेस ही नहीं होगा तो बच्चों को पता कैसे चलेगा, टेस्ट ही नहीं होंगे तो उनको पता कैसे चलेगा, है ना। या आप अगर ओरल कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं तो उनको पता कैसे चलेगा कि उनकी नॉलेज कहाँ तक है, आप कैसे जान पाएंगे कि बच्चा अभी कहाँ पे है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर असेसमेंट। इसके बाद है 6.2 मेथड्स एंड टूल्स ऑफ असेसमेंट। क्या कौन कौन सी मेथड्स हो सकती हैं, टेस्ट ले सकते हैं आप ओरल कुछ भी करवा सकते हैं, बच्चे से पढ़ने के लिए कह सकते हैं क्लास में, इस तरीके से। फिर है मेथड एंड टूल ऑफ असेसमेंट, ये हो गया। 6.3 है एनालाइजिंग चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। अब बच्चे का रिस्पॉन्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है। देखिए हर बच्चे में, एक और टॉपिक आप पढ़ेंगे बीएड में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे अलग अलग तरीके से ग्रो होता है, हर बच्चे का हेरिडिटी अलग अलग है, हर बच्चे का मैचुरेशन जो होता है वो अलग अलग होता है, बिकॉज हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हर किसी को अलग अलग मिला है। एक घर में भी अगर 2 बच्चे रह रहे हैं तो उनका एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। कैसे? वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन पेरेंटिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है कि 2 बच्चे हैं, ऐसा हो सकता है सपोज वो एक बच्चे को डांटते रहते हैं तो थोड़ा नेगेटिव हो जाए, और दूसरे बच्चे से वो उतना मतलब उनका वाला बच्चा सही से काम, पहली बार उन्होंने सही काम किया था तो उन्होंने सही रिस्पॉन्स दिया। अब दूसरे बच्चे ने पहली बार गलत काम किया तो उसने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, फिर पेरेंट्स नेगेटिव रिस्पॉन्स देते जा रहे हैं। तो अब क्या है, रहे तो दोनों सेम घर में रहे, देखिए हेरिडिटी सेम पेरेंट्स से मिली है, लेकिन एनवायरनमेंट दोनों के लिए एक घर में रह के भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस तरीके से, ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया। ये हमारा हो गया था 6.3 एनालाइजिंग चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। फिर है 6.4 डॉक्यूमेंटिंग एंड कम्युनिकेटिंग असेसमेंट। तो देखिए बच्चों को कम्युनिकेट करना भी, कम्युनिकेटिंग का असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेट करेगा बच्चा तभी तो आप जान पाएंगे कि मतलब वो अपनी जो स्किल्स हैं किस तरीके से वो अपना मतलब किस तरीके से अपनी चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहा है अपनी लैंग्वेज में। फिर है चैप्टर नंबर 7 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग टाइम। 7.1 में दिया ऑर्गेनाइजिंग द डे, एक डे को ऑर्गेनाइज करना। और चैप्टर 8 है एडिशनल क्रिटिकल एरियाज, इसमें 8.1 एड्रेसिंग डेवलपमेंट डिले एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, वही डेवलप मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, उसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया कि डेवलपमेंट में डिले क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है आगे के बच्चे के साथ, क्या उसे डिसेबिलिटी है, क्या उसे डिसलेक्सिया है, क्या उसे पढ़ने में कमजोरी है, क्या उसे कैलकुलिया है, क्या उसे मैथ्स में परेशानी है, क्या उसे डिस्ग्राफिया है, क्या उसे लिखने में प्रॉब्लम है, क्या उसे डिस्प्रेक्सिया है, क्या उसे हाथ पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब अच्छे से उसकी गतिक कौशल में कोई परेशानी है, क्या ADHD है, बच्चा अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव, मतलब ध्यान बहुत कम केंद्रित करता है और उछलता कूदता रहता है हर टाइम, आप पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चा हल्ला ही मचाया जा रहा है। तो ये सारी क्या है, ये बच्चे की देखिए प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसेबिलिटीज होती है, तो इसके अंदर आ गया। इसके बाद है सेक्शन 8.2 सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन स्कूल। सेफ्टी और सिक्योरिटी स्कूल में होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इससे रिलेटेड। फिर चैप्टर नंबर 9 लिंकेज टू द प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें 9.1 है फ्रॉम डेवलपमेंट डोमेन टू करिकुलर एरियाज। देखिए डेवलपमेंट होने से आप तो समझते होंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमारी होती है एक, और हर्बर्ट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट जो होता है 3 तरीके से होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, एक आपका अफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब आप समझते हैं बुद्धि से, अफेक्टिव का मतलब होता है भावों से, और तीसरा क्या होता है साइकोमोटर, गतिक, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आप वहाँ पे पढ़ेंगे।
आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हूँ। सेक्शन 9.2 कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन कंटेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट। तो कंटेंट में भी चेंज होता रहना बहुत ज़रूरी है और आपको असेसमेंट करना भी ज़रूरी है, ये है इसमें। इसके बाद है चैप्टर 10 क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इकोसिस्टम। बच्चे के लिए एक सपोर्टिव, देखिए आप खुद सोचिए, अगर एक टीचर फ्रेंडली बात करता है, फ्रेंडली मीन्स अगर थोड़ा भी आप बच्चे से प्यार से बात करेंगे ना तो बच्चा समझेगा आपकी सिचुएशन। लेकिन आप क्लास में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लग जा रहे हो तो बच्चा आपकी सिचुएशन को समझेगा नहीं, फिर वो आपसे डरने लग जाएगा, वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं शेयर करेगा फिर, है ना। तो ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद है सेक्शन 9.2 जो आपका है वो कह रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन कंटेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट। देखिए कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार चलते रहे चीज़ें, कंटेंट में थोड़ा चेंज हो, पेडागोजी भी होते रहे और असेसमेंट भी बच्चे का होता रहे। इसके बाद है चैप्टर 10, सॉरी एक्चुअली आई वाज टेलिंग चैप्टर 10 ऊपर चली गई थी। चैप्टर 10 क्या है, आपको क्या करना है, एक सपोर्टिव इकोसिस्टम क्रिएट करना है। इसके बाद है सेक्शन 10.1 इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर्स। देखिए टीचर्स को भी एम्पावर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए अगर एक दूसरे टीचर को एक दूसरे टीचर अप्रिशिएट करे, है ना, और टीचर नई नई चीज़ें लेके आए, नई नई टीचिंग स्किल्स अपने आप में जनरेट करें, नई टीचिंग स्ट्रेटजीज, टेक्टिक्स, है ना, ये भी आप लोग बीएड में पढ़ेंगे। स्ट्रेटजीज होती हैं, टीचिंग मेथड्स होती हैं, टीचिंग टेक्टिक्स होती हैं, सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके बाद है 10.2 एंश्योरिंग एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट आपको बच्चे को देना होगा लर्निंग के लिए। आप उसको हर टाइम डांटते ना रहें, थोड़ा मतलब सभी से आप सारे बच्चों को एक तरीके से लेते हुए चले, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 10.3 रोल ऑफ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज। अब देखिए उसका आपको ये टीचर के लिए ही है, पूरे तरीके से टीचर ही क्रिएट करेगा एक इकोसिस्टम, और टीचर का रोल क्या होगा एकेडमिक में और एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ होगी। आप लोग समझ सकते हैं एकेडमिक में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एक स्कूल में एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो बच्चा कभी नहीं सोचेगा कि उसे ट्यूशन जाना है, कहीं और जाना है, उसे वो एक तरीके से कनेक्टेड फील करेगा। देखिए पढ़ाने के साथ साथ आपको बच्चे के साथ भी ऐसा बिहेवियर बनाना पड़ेगा कि वो अडेप्ट कर पाए आपको उस सिचुएशन में, वो मतलब फेडअप हो पाए, कि उसको लगे कि हाँ मतलब ये टीचर के साथ में कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है 10.4 इसमें है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। देखिए इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बच्चे को घर पे बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है तो चाहे स्कूल में आप कितना भी उसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे दें, लेकिन एक हिस्सा कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव छूट जाता है, ठीक है, या कम्युनिटी से उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, तो ये सब भी। इसके बाद है सेक्शन 10.5 ये है लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए टेक्नोलॉजी का भी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा रोल है। आई होप यहाँ तक पूरा आपको समझ में आया हो। इसके बाद इसमें इलस्ट्रेटिव लर्निंग आउटकम्स के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, मैपिंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ NIPUN भारत एंड NCF ऑफ द फाउंडेशन स्टेज के बारे में, और रिसर्च ऑफ ECCE फ्रॉम इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, इस चीज़ के बारे में, जो कि पूरा एजुकेशनल पे ही डिपेंडेंट है कि मतलब एक बच्चा जो है वो किस तरीके से किस तरीके से वो ग्रो कर पाएगा, है ना। उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान दिया जाए, उसकी डिसेबिलिटीज़ पे ध्यान दिया जाए, उसकी इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, बिकॉज हेरिडिटी इज़ नॉट ओनली द वन फैक्टर, एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो लार्ज फैक्टर देन हेरिडिटी। सो इस पे भी ध्यान दिया जाए, पेरेंटिंग पे भी ध्यान दिया जाए, और अगर टीचर पर्सनली ध्यान दे तो ये सारी चीज़ों से क्या हो सकता है, बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो हो सकता है। इस चीज़ के बारे में पूरी की पूरी लिखी गई है। अगर आपको लगेगा कि अगर आपको डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़नी है और सीटेट के लिए भी पढ़नी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड एंड मेक सच good videos for you. So thank you very much. I hope you all are good and happy Diwali to all of you. Thank you.